आइए आज हम लोग प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में विश्लेषण करते हैं। साम्यवाद का सिद्धांत हम बतावें आपको, उसके पहले आप यह जान लें, प्लेटो ने आदर्श राज्य की प्राप्ति में जिन दो साधनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, उनमें से पहली है शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद। प्लेटो का यह मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ऐसे सुयोग्य, सचरित, गुणवान और नैतिक संरक्षक बनाए जाएंगे जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और प्लेटो ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगभग 50 साल की शिक्षा का प्रबंध किया है। बावजूद इसके प्लेटो के मन में एक संशय था। संशय इस बात को लेकर था कि कुछ मानवीय कमजोरियां होती हैं और ये मानवीय कमजोरियां किसी भी व्यक्ति के अंदर आ सकती हैं। अगर आदर्श राज्य में रहने वाले सामान्य व्यक्ति के अंदर कोई दुर्गुण या बुराई आ भी जाती है तो उसको ठीक किया जा सकता है और इसका बहुत बुरा असर राज्य पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि संरक्षक वर्ग के अंदर बुराई आ गई, उसके अंदर कमियां आ गई, तो फिर इसका क्या परिणाम होगा। प्लेटो स्पष्ट रूप से इस बात को समझता था कि यदि संरक्षक पर भ्रष्ट हुआ तो इसकी परिणति एक ही रूप में होगी, आदर्श राज्य ध्वस्त हो जाएगा। और प्लेटो इसके लिए तैयार नहीं था। प्लेटो समय रहते हर वह व्यवस्था और उपबंध कर देना चाहता था जिससे कि आदर्श राज्य अपनी शीर्षता को, अपने वजूद को बनाए रखे। इसी क्रम में प्लेटो ने यह महसूस किया कि दो ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति को विचलित कर सकती हैं, उसे उसके कर्तव्यों से विमुख कर सकती हैं। और ये दो चीजें हैं, एक है संपत्ति और दूसरा है परिवार। दूसरे शब्दों में कहें, कंचन और कामिनी, अगर यह दो लोग किसी भी व्यक्ति के अंदर आ गया तो आप जान लीजिए वह व्यक्ति अपनी गुरुता को खो देगा। प्लेटो को इस बात का अंदेशा था कि कहीं ऐसा न हो कि संरक्षक या अभिभावक वर्ग का हमारा व्यक्ति जो है, या दार्शनिक राजा हमारा जो है, वह इन चीजों के पीछे अगर भागने लगा, इन चीजों का लोभ अगर उसके मन में आ गया तो इसका परिणाम क्या होगा। राजा अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा, भ्रष्टाचारी और अत्याचारी हो जाएगा और नतीजा राज्य अराजकता का शिकार हो जाएगा। इसीलिए प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
जहाँ तक प्लेटो के साम्यवाद की बात है, वह आधुनिक साम्यवाद से सर्वथा भिन्न है। जहाँ आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है, वहीं प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है। इसलिए आधुनिक साम्यवाद के साथ प्लेटो की तुलना करना अपने आप में बेमानी है। पहले हम देखते हैं क्या है संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो यह जानता था कि संपत्ति एक ऐसी चीज है जो सारे झगड़ों की मूल में होती है, सारे बुराइयों की जड़ में होती है। अगर संपत्ति का लोभ व्यक्ति के अंदर आ गया, संपत्ति अर्जन करने का भाव उसके मन में जग गया, तो फिर वह अच्छे और बुरे का फर्क नहीं करता है, किसी भी तरह से संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है और अपने कोष को बढ़ाना चाहता है। प्लेटो इस बात की अनुमति देने को तैयार नहीं था। अपने संरक्षक या दार्शनिक राजा के लिए वह कहता है कि दार्शनिक राजा के पास उतनी ही संपत्ति होगी जितना कि जीवन निर्वहन करने के लिए अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जीवन यापन करने के लिए जितना अनिवार्य होगा उतनी ही संपत्ति दार्शनिक राजा या संरक्षक के पास होगी। इससे अधिक संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा जो होगा हमारा, संरक्षक जो होगा हमारा, वह सामान्य निवासालयों में निवास करेगा। राजा शब्द कान में पड़ते ही राजा के जो एक आकृति उभरती है, वो लगती है ऐसा कि राजा सारी सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग करना वाला व्यक्ति होगा। एक बड़ा सा महल होगा, आलीशान व्यवस्थाएं होंगी, नाना प्रकार के व्यंजन होंगे, सुख सुविधा की कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी कि उसके महल में न हो। रेशमी वस्त्र होंगे, सर पर मुकुट होगा, कीमती जेवरातों से वह लदा होगा। लेकिन वास्तव में प्लेटो का राजा ऐसा नहीं था, प्लेटो का संरक्षक ऐसा नहीं था। प्लेटो कहता है कि किला नहीं, राजमहल नहीं, महल नहीं, वह सामान्य निवासालयों में निवास करेगा। आम जनता का जिस तरह का घर होता है वैसा ही एक आवास उसका भी होगा। वह कहता है सामान्य भोजनालयों में वह भोजन करेगा। ये नहीं है कि राजा है तो उसके लिए अलग से कोई विशेष व्यवस्था। कहता है सामान्य भोजनालय में भी उसको भोजन करना पड़ेगा और भंडारण की कोई भी व्यवस्था उसके पास नहीं होगी। यदि वह चाहे कि हम कुछ चीज़ों का भंडारण कर सकें या कर लें तो इसकी अनुमति प्लेटो नहीं देता है। कहता है भंडारण की अनुमति उसको नहीं है, सिर्फ उतना ही भंडारण वह कर सकता है जितने से कि राज्य पर अगर कभी कोई आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक संकट आ जाए, कोई अकाल की स्थिति आ जाए, उतने के लिए जितने भंडारण की आवश्यकता हो उतने ही भंडारण की अनुमति दी जा सकती है। इससे ज़्यादा भंडारण वह नहीं कर सकता। कल्पना कर सकते हैं आप, प्लेटो अपने संरक्षक के पास किसी भी तरह का कोई भी विशेषाधिकार आर्थिक क्षेत्र में नहीं रखना चाहता। वास्तव में प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत के पीछे दो आधार। पहला तो यही है जो मैंने आपसे कहा कि संपत्ति की लोभ में पड़कर संरक्षक पथभ्रष्ट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार और है
और यह दूसरा आधार जो है वह है आर्थिक शक्ति का आधार। वास्तव में संरक्षक वर्ग का मतलब क्या है? आदर्श राज्य में संरक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके पास राज्य की सारी राजनीतिक शक्तियां रहेंगी, और यदि ऐसे में आर्थिक शक्ति भी उसी वर्ग के पास आ गई तो परिणाम क्या होगा? एक ही व्यक्ति में अथवा एक ही वर्ग में राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियां आ जाएंगी, और वह व्यक्ति या वह वर्ग जो है वह निरंकुश हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां ये एक दूसरे को संतुलित करती हैं। कभी राजनीतिक शक्ति बेहिसाब निर्णय लेने लगती है, आर्थिक शक्ति उसको मर्यादित करती है, और कभी आर्थिक शक्ति अगर मनमाना करने लगती है तो राजनीतिक शक्ति उस पर रोक लगाती है। प्लेटो नहीं चाहता था उसके आदर्श राज्य में कदाचित ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। अगर राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाएंगी और यदि वह व्यक्ति निरंकुश हो गया तो फिर ऐसे में उसको नियंत्रित और मर्यादित कौन करेगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और कहता है कि राजनीतिक शक्तियां संरक्षक वर्ग के पास होंगी, किंतु आर्थिक शक्तियों से उसको पूर्णतया विरत रखा जाएगा। ये है प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं और उसके दूसरे सिद्धांत को देखते हैं। दूसरा सिद्धांत है उसका पत्नियों का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद। वास्तव में परिवार के साम्यवाद या पत्नियों के साम्यवाद के सिद्धांत के पीछे भी प्लेटो के दो आधार। पहला तो यह है कि प्लेटो को यह लगता है कि यदि पत्नी रही, परिवार रहा, तो उसके मोह में पड़कर दार्शनिक राजा जो है, संरक्षक जो है, वह पथभ्रष्ट हो सकता है। वह कहीं न कहीं पार्शियलिटी कर सकता है। कल्पना करिए आप, कोई भी डिस्प्यूट दो व्यक्तियों के बीच हो और जो व्यक्ति गलत हो, बावजूद उसके राजा का कोई रिलेटिव, उसकी पत्नी, उसका भाई, उसका भतीजा अगर उसका पैरोकार हो गया तो परिणाम क्या होगा? न्याय प्रभावित हो जाएगा। उचित व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिल पाएगा, परिणाम असंतोष की उत्पत्ति होगी, और यह असंतोष पहले किसी एक व्यक्ति में होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में होगा, और धीरे धीरे क्रमशः यह असंतोष बढ़ता जाएगा, और इसका परिणाम यह होगा कि अंततः पूरा का पूरा आदर्श राज्य चौपट हो जाएगा। इसीलिए प्लेटो पत्नियों के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। वह नहीं चाहता है कि भाई भतीजावाद जैसी स्थिति आदर्श राज्य में उत्पन्न होने लगे। प्लेटो कहता है दार्शनिक राजा या संरक्षक वर्ग के पास अपना वैयक्तिक परिवार नहीं है। न तो वह किसी का पति होगा, ना तो उसकी कोई पत्नी होगी, ना तो वह किसी का पिता होगा, ना तो उसके कोई बच्चे होंगे। वह अकेला एक त्यागी पुरुष की तरह राजकीय कार्यों का संचालन करेगा। परिवार नाम की कोई चीज उसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि परिवार अगर उसके पास हो गया तो वह परिवार उस राजा के कर्तव्यों के पालन में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, और प्लेटो उसके लिए तैयार नहीं। इसीलिए प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
इतिहास में इस बात का साक्षी है कि प्लेटो जिन बातों को लेकर सतर्क है, चाहे वह संपत्ति हो चाहे वह परिवार हो, ज़्यादातर विवाद इन्हीं दोनों के कारण है। महाभारत आप देख लीजिए, किस बात का विवाद था? संपत्ति का। बहुत समझाया दुर्योधन को कृष्ण ने, बहुत याचना की पांडवों ने कौरवों से। हस्तिनापुर नहीं, बाद में वो 5 गांव मांगते रह गए। क्या कहता था दुर्योधन? सुच्यग्रम नहीं दाश्याम बिना युद्धेन के सिवा। मतलब सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भूमि का मतलब क्या? संपत्ति। संपत्ति एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मोह है जिसमें व्यक्ति आ ही जाता है। इसलिए प्लेटो ने वह रिस्ट्रिक्शन किया कि संपत्ति नहीं रहेगी दार्शनिक कार्य के पास। और दूसरा, दुर्योधन की जिद किस नाते? जब द्रौपदी ने कहा दुर्योधन को ताना मारते हुए कि अंधे का पुत्र अंधा, कल्पना करिए आप, न रही होती पांचाली और इस तरह का व्यंग उन्होंने न बोला होता तो शायद इतनी जिद दुर्योधन के मन में न आई रही होती और संभव था कि महाभारत का परिणाम कुछ और था। कौरव और पांडव की कहानी शायद कुछ और भी हो सकती है। लेकिन यही दोनों चीजें, एक परिवार, पत्नी और दूसरा संपत्ति, इन्हीं दोनों ने कहीं न कहीं इस सारे घटना चक्र को कुछ इस तरह से मोटिवेट किया, इस तरह से घुमाया। इसका परिणाम एक युद्ध का रूप ले लिया और परिणाम क्या हुआ? कोई नहीं बचा हस्तिनापुर में, सब कुछ समाप्त हो गया। बहुत सी घटनाएं इस तरह के इतिहास में है, इतिहास से भरा पड़ा है। प्लेटो नहीं चाहता था उसके आदर्श राज्य का इतिहास कुछ इस तरह का, इसलिए उसने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और साम्यवाद के माध्यम से उसने 2 चीजों का निषेध किया, पहला संपत्ति और दूसरा परिवार। संपत्ति का निषेध करने के बाद जब परिवार पर आता है तो कहता है कि परिवार के मोह में भी पढ़कर राजा कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों से भटक सकता है और यह भटकाव जो होगा वह कहीं न कहीं राजा और प्रजा के बीच एक दूरी उत्पन्न करेगा और यह दूरी धीरे धीरे खाई का रूप ले लेगी और खाई एक इतनी बड़ी खाई हो जाएगी जिसको पाट पाना फिर संभव नहीं रह जाएगा और इसका पटाव एक ही विकल्प होगा और यह होगा कि अंततः आदर्श राज्य उसी खाई में पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए प्लेटो कहता है कि परिवार नहीं होगा। ये पहला आधार था प्लेटो का। इसके अलावा एक और आधार है इस साम्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे प्लेटो का, कि वास्तव में प्लेटो जिस समय अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहा था तो देख रहा था एथेंस में स्त्रियों की स्थिति बड़ी खराब थी। नारियों को घर की 4 दीवारियों के अंदर रखा जाता था। सिर्फ भोजन बनाना, कपड़े साफ करना और बच्चे उत्पन्न करना, बच्चे पैदा करना, एक मशीन की तरह हो गई थी नारी। कोई जीवन नहीं था उसका। उसको न तो घर की सीमाओं के बाहर जाने दिया जाता था और ना ही प्रशासकीय, शासकीय या राजनैतिक निर्णयों में कहीं से सहभागी होने दिया जाता था। प्लेटो को लगता था कि यह ठीक नहीं। पहली चीज, नारियों की दशा एक अवदशा को प्राप्त थी और दूसरी बात प्लेटो यह सोचता था कि नारी राज्य की आधी आबादी होती है और इस आधी आबादी को हमने 4 दीवारियों में कैद कर रखा है। अगर इनका भी योगदान राज्य के विकास में होने लगे
तो राज्य दोगुनी गति से विकास करने लगेगा। एक, राज्य का विकास भी होगा और दूसरा, कहीं न कहीं स्त्रियों को उनकी अवदशा से मुक्ति भी प्राप्त होगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। परिवार का साम्यवाद देने के पीछे प्लेटो की तो लॉजिक है। पहला, कि पत्नी या परिवार के मोह में पड़कर दार्शनिक राजा पथभ्रष्ट हो सकता है, और दूसरा, कहीं न कहीं वह स्त्रियों को उनकी अवदशा से मुक्त करना चाहता था। इसके अलावा एक और बात थी परिवार के साम्यवाद के पीछे। वास्तव में यह साम्यवाद का सिद्धांत संरक्षक वर्ग के लिए है, और प्लेटो कहता है कि संरक्षक के पास कोई अपनी पत्नी नहीं होगी, कोई अपना संतान नहीं होगा। ऐसे में संरक्षक में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा, जो शारीरिक रूप से अत्यंत बलिष्ठ, मानसिक रूप से अत्यंत कुशाग्र, निर्णय लेने की क्षमता में जो अद्वितीय होगा, विलक्षण प्रतिभाओं का जो धनी होगा, और स्त्रियों में भी जो निहायत खूबसूरत होंगी, जिनके अंदर सारे सौंदर्य के साथ साथ शारीरिक और मानसिक गुण विद्यमान होंगे, ऐसे ही योग्य स्त्री और पुरुष के समागम से बच्चे उत्पन्न किए जाएंगे, और ये पैदा हुए बच्चे सर्वगुण संपन्न होंगे। क्योंकि जो जीन्स आएगी उसमें, मैं तो क्या सोच है कि जो जीन्स आएगी उसमें वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति की और एक श्रेष्ठ महिला की, और ऐसे में जो बच्चा पैदा होगा वह निश्चित रूप से गुणवान भी होगा, शारीरिक रूप से सक्षम भी होगा, चारित्रिक रूप से मजबूत भी होगा, सौंदर्यवान भी होगा। तो कहने का मतलब है कि एक आदर्श शिशु राज्य को प्राप्त होगा, जो आगे चलकर संरक्षण का काम करेगा। अलग बात है कि प्लेटो के इस सिद्धांत में, प्लेटो की इस लॉजिक में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन कमियां बाद में गिनेंगे हम। पहले हम यह जान लें कि प्लेटो के परिवार के साम्यवाद के पीछे क्या उद्देश्य था, उसकी क्या मंशा थी। तो मैंने आपको बताया 3 स्पष्ट मंशाएं थी। पहली मंशा, भाई भतीजावाद के नाते, परिवार के मोह के नाते संरक्षक पथभ्रष्ट न हो, इसके लिए उसने परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा, स्त्रियों को उनकी अवदशा से वह मुक्ति दिलाना चाहता था। उसको लगता था कि परिवार के बंधन में जब बंध जाती हैं स्त्रियां, जब यह किसी की पत्नी हो जाती हैं, तो इनका एकमात्र काम रह जाता है कि बच्चे पैदा करो, बच्चों को पालो पोसो, घर का खाना बनाओ, चूल्हा और चौकी करो, इसके अलावा तुम्हारे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं। तो कहीं न कहीं स्त्री को उसकी अवदशा से मुक्ति दिलाना चाहिए। और तीसरा उद्देश्य जो था प्लेटो का परिवार के साम्यवाद के पीछे, योग्य संतान की उत्पत्ति करना। उसकी मंशा थी कि राज्य के जो श्रेष्ठतम संरक्षक वर्ग के स्त्री और पुरुष होंगे, उन्हीं के समागम से श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न की जाएंगी, जो आगे चलकर संरक्षक वर्ग के दायित्वों का बेहतरी के साथ निर्वहन करता है। तो आपने देखा, ये है प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, जिसके माध्यम से प्लेटो कहीं न कहीं अपने आदर्श राज्य के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखना चाहता है। उसकी मंशा यह है कि राजा संरक्षक जो राज्य के राजनीतिक कार्यों
प्रशासकीय और शासकीय कार्यों की देखरेख करेगा, वह कहीं से भी पदभ्रमित न होने पावे, उसका पद कहीं से गड़बड़ न होने पावे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैंने आपसे प्रारंभ में भी कहा था, पुनः उस बात को दोहराता हूँ कि आधुनिक साम्यवाद के साथ प्लेटो के साम्यवाद का कोई संबंध नहीं है। प्लेटो का साम्यवाद शुद्ध रूप से राजनैतिक साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद आर्थिक साम्यवाद है। तो प्लेटो का यह था साम्यवाद का सिद्धांत। आगे आऊँगा फिर आपको एक दूसरे टॉपिक के साथ एक नया लेक्चर दूंगा।